हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू पर्चो। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 11th ऑफ मार्च के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट पर्सन्स देखेंगे जो न्यूज़ में है। इसके अलावा आज कुछ हमें गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बात करनी है और राजस्थान के स्टेट बर्ड के ऊपर भी हमें चर्चा करनी है। वीडियो के एंड में आपको कुछ शॉर्ट न्यूज़ मिलेंगी। शॉर्ट न्यूज़ के बाद आपको हेडलाइंस मिलेंगी, तो हेडलाइंस की मदद से आप नोट्स बना सकते हैं और आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आज की क्लास का जो पीडीएफ होगा वो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम से आप करंट अफेयर्स का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर किसी को टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है तो आप एक काम कीजिएगा, प्ले स्टोर में जाइएगा, वहाँ से परचम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना और फ्री कंटेंट सेक्शन है, वहाँ पर आपको हमारे करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो के लास्ट में एक होगा क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में देंगे। साथ ही साथ आपको मिलेंगे बहुत सारे रिवीजन क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम 11th ऑफ मार्च के करंट अफेयर्स को। सबसे पहले हम बात करेंगे नेपाल के नए राष्ट्रपति के बारे में। अच्छा, इसके अलावा एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। हमने जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उसके लिए एक ईयर बुक लॉन्च की है। वो ईयर बुक आपको सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों फॉर्मेट में मिल जाएगी। अगर आप ईयर बुक परचेज करना चाहते हैं सॉफ्ट कॉपी या फिर हार्ड कॉपी के फॉर्म में, तो आप परचम स्टोर पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहली न्यूज़ है, रामचंद्र पौडेल इलेक्टेड एज अ थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। तो रामचंद्र पौडेल जो है वो नेपाल के तीसरे नंबर के राष्ट्रपति बन गए हैं, थर्ड प्रेसिडेंट बन गए हैं। ठीक है, और इन्होंने डिफीट किसको किया, इन्होंने हराया किसको है, सुभाष चंद्र जी को इन्होंने हराया है। ठीक है, इसके पहले ये क्या काम करते थे, तो ये वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं नेपाली कांग्रेस के 1980 में। जनरल सेक्रेटरी के रूप में भी इन्होंने 2005 में काम किया है, वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं 2007 में, और एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह भी इन्होंने काम किया है। ठीक है, जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, सभी को उसकी पद्धति पता है, कौन कौन से मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, किस तरीके से वोट वैल्यू होती है, ये सारी चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की है राष्ट्रपति के इलेक्शन में। तो यहाँ पे जो नेपाल है वहाँ पर जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है तो उसमें भी एक इलेक्टोरल कोलेजियम होता है, इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जैसे कि हमारे देश में होता है, कौन कौन वोट करेगा और किसकी वोट वैल्यू कितनी होगी। एमपी और एमएलए की वोट वैल्यू अलग अलग होती है, बात आपको पता है। तो वैसे ही यहाँ पे फेडरल पार्लियामेंट और प्रोविंशनल असेंबली जो है यहाँ पे वोटिंग करती हैं। अच्छा, ये जो विद्या देवी भंडारी जी जो कि नेपाल की राष्ट्रपति थी, उनका टेन्योर 12 मार्च को खत्म हो रहा है, और विद्या देवी भंडारी के बाद अब नेपाल के जो नए राष्ट्रपति होंगे वो रामचंद्र पौडेल होंगे। ठीक है, चलिए अब अगली पर्सन के बारे में हम बात करते हैं। ये है कर्नल गीता राणा। कल मैंने आप लोगों को एक और विमेन के बारे में बताया था जिन्होंने आपको रिसेंटली कॉम्बैट एयरफील्ड जो है हमारा वेस्टर्न सेक्टर, उसकी कमांडर वो बनी है। ठीक है, अगर आपको नाम याद है तो आप कमेंट में बताइए, नहीं तो वीडियो के दौरान तो आपको नाम मिल ही जाएगा एमसीक्यूज में। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कर्नल गीता राणा बिकम द फर्स्ट वीमेन ऑफिसर टू कमांड अ फील्ड वर्कशॉप। तो ये जो कर्नल गीता राणा है ये पहली महिला ऑफिसर बन गई है इंडियन आर्मी में, जो कि यहाँ पर जो फील्ड वर्कशॉप है आपकी लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में, जो कि आपके चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है, वहाँ पे जो वर्कशॉप है, ठीक है, वहाँ की ये कमांडर के रूप में चुनी गई हैं, नियुक्त की गई हैं, और ऐसा बनने वाली ये पहली महिला है। इसके अलावा ये इंडियन आर्मी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स में काम कर रही थी। तो कर्नल गीता राणा ऑफ द इंडियन आर्मी कॉर्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर हैज़ बिकम द फर्स्ट वीमेन ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी टू कमांड अ फील्ड वर्कशॉप ऑन द ईस्टर्न लद्दाख। तो आपको गीता राणा का नाम याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं CISF के राइजिंग डे के बारे में। रिसेंटली मतलब 10th ऑफ मार्च को हमने 54th एडिशन, कौन सा 54th एडिशन यहाँ पे CISF राइजिंग डे सेलिब्रेट किया। ये जो CISF होता है ये होम मिनिस्ट्री के अंदर, मतलब हमारा जो गृह मंत्रालय है ना, उसके अंदर काम करता है। बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है वो CISF कहलाता है। अच्छा, CISF का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, तो CISF एक्ट पास हुआ था 1968 में। उसके बाद 1969 में CISF का गठन किया गया था। तो इस साल 54th यहाँ इसका राइजिंग डे मनाया गया 10 मार्च को। ये पूरी यूनिट जो होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, हमारे देश के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, बॉडीज़ है, उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम आपको CISF देखने को मिलेगी। और अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ में भी देखा होगा
कुछ समय पहले की करंट अफेयर्स की न्यूज़ है कि सीआईएसएफ में जो वीमेंस का रिजर्वेशन है उसको भी इंक्रीज कर दिया था 15% से बढ़ाकर 33%। अच्छा, डायरेक्टर जनरल कौन है सीआईएसएफ के? तो सील वर्धन सिंह है और नई दिल्ली में आपको सीआईएसएफ का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आपको याद रखना है कि रिसेंटली 54th नंबर का सीआईएसएफ का राइजिंग डे मनाया गया 10 मार्च को। अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले आपको यहाँ पे महाराष्ट्र के एक हाईवे के बारे में आपको बताया था जहाँ पर बैम्बू मतलब बांस से क्या किया गया था, एक आपने क्रैश बैरियर तैयार किया था जिसके ऊपर हमने चर्चा की थी, राइट। तो यहाँ पे अब जो बैम्बू सेक्टर है हमारे देश का, उसके डेवलपमेंट करने की बात हो रही है, जिसके लिए एक नेशनल वर्कशॉप का आयोजन किया है। और इस वर्कशॉप को आयोजित करने का काम किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर को संभालते हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेट वर्कशॉप ऑन बैम्बू सेक्टर डेवलपमेंट। बैम्बू सेक्टर में डेवलपमेंट करने के लिए, नए नए और इनिशिएटिव, नए नए आइडियाज़ लेने के लिए, और क्या इसमें R&D किया जा सकता है, क्या रिसर्च किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे नेशनल वर्कशॉप का नई दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। और ये पूरा जो वर्कशॉप तैयार किया गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इन्वेस्ट इंडिया एंड केरला स्टेट बैम्बू मिशन के अंदर इसको तैयार किया गया है। ठीक है, जिससे जो बैम्बू है, जो बांस के पेड़ हैं, जो कि एक घास होती है, बांस का पेड़ भले ही कितना लंबा हो लेकिन वो किस कैटेगरी में आता है? ग्रास की कैटेगरी में आता है, घास की श्रेणी में आता है। तो हम किस तरीके से यहाँ पे एक्सपर्ट की मदद से कैसे और इस सेक्टर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसके सेक्टर में यहाँ पे वर्कशॉप हो रही है। अगर मैं बैम्बू के बारे में बात करूं तो इसे पुअर मेंस टिम्बर के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, बैम्बू को आप ग्रीन स्टील भी कह सकते हैं, इसे हम ग्रीन स्टील भी संज्ञा देते हैं, ग्रीन स्टील भी इसको नाम देते हैं। ठीक है, ये ग्रास फैमिली से, घास की फैमिली से बिलोंग करने वाला है। और भारत में 148 स्पीसीज जो है वो बैम्बू की या बांस के पेड़ की पाई जाती है। सबसे ज़्यादा मात्रा में जो बैम्बू की आपकी बायोडाइवर्सिटी है या डाइवर्सिटी देखने को मिलती है वो चाइना में मिलती है। और सेकेंड नंबर पर सबसे ज़्यादा स्पीसीज कहाँ पर है? तो इंडिया में है। तो चाइना में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है, सबसे ज़्यादा प्रजातियां हैं। सेकेंड नंबर पे भारत में है 148। अगर मैं आपको यहाँ पे बात करती हूँ फॉरेस्ट रिजर्व के बारे में, या फिर मैं बात करती हूँ एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा बैम्बू कहाँ पर है, तो वो मध्य प्रदेश है। अगर मध्य प्रदेश, तो स्टेट की बात हो गई। अगर पूरा रीजन देखते हैं तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सबसे अधिक मात्रा में बैम्बू ट्री पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप स्टेट के हिसाब से देखेंगे तो मध्य प्रदेश का जो एरिया है वो लार्जेस्ट कवर प्रोवाइड करता है बैम्बू ट्रीज के लिए। इसे आप ग्रीन स्टील भी कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो नेशनल बैम्बू मिशन है उसको रिकंस्ट्रक्ट और रीलॉन्च करने का काम 2018-19 में किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे 19th विम्सटेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग। तो यहाँ पे 19th नंबर की विम्सटेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग का आयोजन किया गया। इसको चेयर कौन कर रहा है? तो इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया यहाँ पे आप देखेंगे वर्चुअली 9 मार्च को इस मीटिंग को कंडक्ट कराया गया बैंकॉक में। भारत की तरफ से इस मीटिंग में कौन रिप्रेजेंट हुए थे? तो भारत की तरफ से मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड एजुकेशन डॉक्टर राजकुमार राजन सिंह, इन्होंने 19th नंबर की बिम्सटेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था। अब इस मीटिंग की खास बात क्या थी पता है? इस मीटिंग में खास बात ये हुई कि एक ड्राफ्ट तैयार हुआ था और इस ड्राफ्ट एग्रीमेंट में ये बात की गई थी कि बिम्सटेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट जो है वो इंडिया में सेटअप किया जाए। और मैक्सिमम जो पार्टीज हैं वो यहाँ पे एग्री हो गई हैं और आने वाले समय में बिम्सटेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट इंडिया में सेटअप किया जाएगा। बिम्सटेक का फुल फॉर्म क्या है? एग्जाम में बनता है तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है बेसिकली। इसमें आपको देखेंगे 1997 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और बेसिकली 7 मेंबर कंट्रीज हैं। कौन कौन सी? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, फिर म्यांमार और थाईलैंड आपको बिम्सटेक के मेंबर मिलेंगे। और इसका सचिवालय आपको ढाका या बांग्लादेश में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे ITB बर्लिन के बारे में। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि टूरिज्म सेक्टर के लिए जो अवार्ड है या जो सेरेमनी है या ट्रेड शो है वो बर्लिन में आयोजित किया गया, जिसको आप वर्ल्ड लीडिंग ट्रेवल ट्रेड शो बोल सकते हैं, ITB बर्लिन। और इसमें भारत को 2 अवार्ड मिले हैं, गोल्डन एंड सिल्वर स्टार। ठीक है, तो इंडिया को यहाँ पे गोल्डन एंड सिल्वर स्टार मिला है एट ITB बर्लिन 2023 में। ठीक है, तो द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इंडिया ने इस अवार्ड को रिसीव किया है, गोल्डन एंड सिल्वर स्टार एट द इंटरनेशनल गोल्डन सिटी
गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 एट ITB बर्लिन 2023। और ये अवार्ड रिसीव किसने किया है? 8 मार्च को इस अवार्ड को रिसीव करने का काम अरविंद सिंह, जो कि सेक्रेटरी है हमारे, सचिव है हमारे पर्यटन विभाग में, उनके द्वारा ये अवार्ड रिसीव किया गया। बेसिकली जो देश टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और जो पर्यटन विदेशों से आते हैं भारत में घूमने के लिए, उनको आप कौन सी सुविधाएं देते हैं, है ना, कैसे आप उनका ध्यान रखते हैं, तो उन सारे सेक्टर में अलग अलग कैटेगरी में बेसिकली ये गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म मल्टीमीडिया अवार्ड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इसके अलावा भारत ने यहाँ पर इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड लाइन के साथ पार्टिसिपेट किया था। तो भारत की टैगलाइन क्या थी यहाँ पे? इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत यहाँ पर टैगलाइन डिसाइड की गई थी ITB बर्लिन 2023 में पार्टिसिपेट करने के लिए। और ये टैगलाइन किसने डिसाइड की थी? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मतलब हमारे पर्यटन विभाग ने इस टैगलाइन को डिसाइड किया था, जिससे हम अपने देश की रिच डाइवर्सिटी को और टूरिज्म का क्या पोटेंशियल है हमारे देश में, क्या कैपेबिलिटी हमारे देश में पर्यटनों के लिए, उसको यहाँ पे हम दिखा सकें। ठीक है, इतनी चीज़ें। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा इनक्रेडिबल इंडिया विजिट इंडिया ईयर 2023 इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन की शुरुआत भी की गई है। तो विजिट इंडिया ईयर 2023 की शुरुआत भी यहाँ पे की गई है। ये जो इनक्रेडिबल इंडिया है ना, इसकी शुरुआत अगर इस कैंपेन के बारे में बात करें 2002 में इस कैंपेन की शुरुआत सेंट्रल गवर्नमेंट ने की थी, जिससे हम भारत के अंदर पर्यटन को बढ़ावा दे सकें। ठीक है, तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर हम विंस अवार्ड के बारे में। अब ये विंस का फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहला एडिशन है, अपने आप में बहुत खास अवार्ड है ये। ठीक है, तो विंस अवार्ड 2023 लॉन्च किया गया है। तो ये विंस का फुल फॉर्म क्या है? तो विंस का मतलब है वीमेंस आइकन लीडिंग स्वच्छता। वीमेंस आइकन लीडिंग स्वच्छता विंस का फुल फॉर्म है। ये इसका पहला एडिशन है। ये अवार्ड जो है वो लॉन्च किए गए हैं, अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए। अभी जो एंट्रीज हैं उनको मांगा है, एप्लीकेशन मांगी है, उसके बाद ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर आप देखेंगे हरदीप सिंह पुरी के द्वारा ये अवार्ड लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। उनके द्वारा रिसेंटली विंस अवार्ड लॉन्च किए गए हैं, वीमेन आइकन लीडिंग स्वच्छता अवार्ड। जो आपके ग्रामीण क्षेत्र होते हैं और वहाँ पे जो सेल्फ ग्रुप्स होते हैं, NGO होते हैं, या कोई महिलाओं के लेके संस्था है, और जो सैनिटेशन के लिए, स्वच्छता के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन, और वो ऑर्गेनाइजेशन जिनको महिलाएं लीड कर रही हैं, तो उन ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड यहाँ पर दिए जाएंगे। क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 8 साल पहले स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी 2014 में। तो उसी को और भी ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। यहाँ पर कोई भी NGO है या फिर स्टार्टअप्स है, इंडिविजुअल्स हैं, वो इस अवार्ड के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और एप्लीकेशन जो है वो 8 मार्च से 5 अप्रैल तक फाइल किए जाएंगे, और उसके बाद फिर ये अवार्ड दिए जाएंगे। तो आपको 2 बातें याद रखनी है, विंस का फुल फॉर्म याद रखना है, और किस मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इनको लॉन्च किया गया है। ये 2 ही प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये बन जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे यूपी लखनऊ टू होस्ट 8th एडिशन ऑफ इंडियन फार्मा फेयर। तो इंडियन फार्मा फेयर का 8वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ये जो इंडिया फार्मा फेयर है, ये 17th ऑफ मार्च से लेकर 18th ऑफ मार्च तक, मतलब 2 दिन इसका आयोजन किया जाएगा। बेसिकली यहाँ पे जैसा कि नाम समझ में आ रहा है, इंडिया फार्मा फेयर, तो फार्मा सेक्टर में आपका जो ड्रग्स है या टेक्नोलॉजी है, उसमें क्या ट्रेंड चल रहा है और क्या नई टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कंपनी के लीडर्स होते हैं, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। और जो सबसे बड़ी यहाँ पे कंसर्न है इस इंडस्ट्री को लेके, कि जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो कह सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट आती है उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, और जो पैकेजिंग इश्यूज़ हैं उनको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, वो भी यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, जहाँ पर ये फेयर आयोजित किया जाएगा। ठीक है, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर और आनंदीबेन पटेल जो है वो गवर्नर के रूप में काम कर रही हैं। नेक्स्ट है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द आर्मी होस्टेड द टॉलेस्ट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग। तो जम्मू कश्मीर के किस जिले में सेना ने सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? तो आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में। ये हिली डिस्ट्रिक्ट है डोडा डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर इंडियन आर्मी के द्वारा टॉलेस्ट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग को यहाँ पे फहराने का काम किया गया। लगभग ये जो ट्राई कलर या हमारा जो फ्लैग है, ये 100 फीट के पोल पर इसको लगाया गया है और इसे फहराने का काम किया है। ठीक है, किसने किया है? GOC डेल्टा फोर्स मेजर जनरल अजय कुमार के द्वारा इसे फहराया गया है। चलिए, अब इंटरनेशनल वीमेंस डे हमने 8 मार्च को मनाया। ठीक है,
अब यहाँ पे कई सारी महिलाएं होती हैं जो अच्छी एथलीट होती हैं, अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन होती हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता। तो इसलिए उन महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, उनके स्पोर्ट्स को भी बाहर निकालने के लिए यहाँ पर 10 का दम शुरू किया जा रहा है और इसकी शुरुआत 10 तारीख से होगी। 10 का दम, ठीक है ना, खेलो इंडिया 10 का दम, एम्पावरिंग वीमेन थ्रू स्पोर्ट्स, ठीक है। तो 10 मार्च से इसकी शुरुआत हो रही है, ठीक है। यहाँ पे 10 स्पोर्ट्स होंगे, 10 सिटी में खेले जाएंगे और लगभग 15,000 एथलीट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आइए पूरी न्यूज़ को हम समझते हैं। खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट टू बी ऑर्गेनाइज टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल वीमेंस डे 2023, ठीक है। 10 मार्च से 31 मार्च तक, 31 मार्च तक जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मतलब अनुराग ठाकुर जी के द्वारा यहाँ पर इस टूर्नामेंट की शुरुआत की जा रही है, जिसका नाम है 10 का दम टूर्नामेंट, ठीक है। इसके लिए मिनिस्ट्री के द्वारा 50 लाख रुपए जो है वो सैंक्शन भी किए गए हैं, जिसके कारण इस टूर्नामेंट को प्रॉपर्ली कंडक्ट किया जा सके। और हमारे जो यूथ मिनिस्टर हैं अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने 10 मार्च को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, जो हमारा एनसीआर रीजन में मिलता है, वहाँ पर इस 10 कदम टूर्नामेंट की शुरुआत की है। ये जो टूर्नामेंट है इसमें 10 स्पोर्ट्स होंगे और 10 अलग अलग सिटी में ये खेले जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अब बात करते हैं एक गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के बारे में। सो यहाँ पे आप लोग ने अहोम डायनेस्टी के एक किंग थे, एक राजा थे, जिनका नाम था लचित वरफुकन, है ना, असम से बिलोंग करते थे, ये बात आप लोगों को पता होगी। अहोम जनरल थे बेसिकली ये। तो उनके ऊपर कई सारे ऐसे लिखे गए, लगभग 42 लाख 42 लाख ऐसे या निबंध जो है वो असम वॉर हीरो लचित बरफुकन के ऊपर लिखे गए, इसलिए इसे गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लगभग जो 42 लाख ऐसे था उनका कंपाइलेशन किया गया और ये 42 लाख जो ऐसे थे वो अहोम जनरल लचित बरफुकन के ऊपर लिखे गए थे और इसको एक मतलब एक एल्बम के फॉर्म में तैयार किया गया। तो इसे गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, लार्जेस्ट ऑनलाइन फोटो एल्बम ऑफ हैंड रिटन नोट्स। और इस सर्टिफिकेट को रिसीव करने का काम असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने किया है, ठीक है ना। और बताया गया कि लगभग 25 लैंग्वेज में जो है अक्टूबर नवंबर में लास्ट ईयर जब इनकी 400वें नंबर की बर्थ एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे थे, तब इन ऐसे इसको अपलोड करने का काम, इन निबंधों को अपलोड करने का काम किया गया था। अब लचित बरफुकन कौन थे, तो मैं बता दूं कि 24 नवंबर 1622 में इनका जन्म हुआ था चराई दियोप में, जो कि फर्स्ट कैपिटल भी थी अहोम किंग की। तो अहोम जनरल थे, इन्होंने 2 बैटल में बहुत अच्छी लड़ाई की। एक था बैटल ऑफ सरायगढ़ घाट जो कि 1671 में हुई थी, जो कि मुगलों के बीच में हुई थी, ठीक है ना। तो उसमें इन्होंने बहुत अपनी वीरता दिखाई थी। और दूसरी जो बैटल उन्होंने लड़ी थी वो बैटल ऑफ आला बोई थी, जो कि 5 अगस्त को 1669 में लड़ी गई थी नॉर्थ गुवाहाटी में। तो इन दोनों बैटल में इन्होंने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था, ठीक है। और इनका निधन जो है वो 1672 में हुआ था। नेक्स्ट है फर्स्ट मीटिंग ऑफ सेंट्रल एशिया ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन अफगानिस्तान हेल्ड इन इंडिया। तो अफगानिस्तान पे मध्य एशिया जो देश है उनकी ज्वाइंट वर्किंग समूह की पहली बैठक जो है वो मध्य प्रदेश भारत में आयोजित की गई। भारत के कहाँ पर, नई दिल्ली में। कहाँ पर आयोजित की गई, इसे नई दिल्ली में आयोजित की गई। तो नाम से समझ में आ रहा है कि सेंट्रल एशिया के देशों की ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग थी। और मीटिंग किस मुद्दे को लेकर थी, अफगानिस्तान में जो क्राइसिस है, जो सिक्योरिटी थ्रेट है ना, और जो अफगानिस्तान की ज़मीन का यूज़ टेरर फंडिंग में और जो आतंकवादी संगठन है उनको संरक्षण देने में, आतंकवादियों के ट्रेनिंग के लिए जो यूज़ किया जा रहा है, तो ये सेंट्रल एशिया में बहुत बड़ा कंसर्न है। इसलिए सेंट्रल एशिया ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग थी अफगानिस्तान के ऊपर, वो इंडिया में आयोजित की गई नई दिल्ली में, जिसमें अलग अलग देशों के जो सीनियर पर्सन्स थे, डेलीगेट्स थे, ऑफिसर्स थे, वो यहाँ पे शामिल हुए। कौन कौन से देश, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, मतलब आप सेंट्रल एशिया में पहुँच चुके हैं। तो इन सारे मुद्दों पे यहाँ पे डिस्कशन हुआ, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी और ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन पे यहाँ पे डिस्कशन हुआ, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया, सभी देशों को यहाँ पे एम्फेसाइज किया गया कि जो अफगानिस्तान की टेरिटरी है उसका यूज शुड नॉट बी यूज फॉर शेल्टरिंग, ट्रेनिंग, प्लानिंग और फाइनेंसिंग एनी टेररिस्ट एक्ट, ठीक। चलिए अब ये है एकता भयान, जो कि पैरा एथलीट है और इनका रिलेशन जो है वो किससे है, तो डिस्कस थ्रो से है, ठीक है। इनका रिलेशन किससे है, डिस्कस थ्रो से है। तो इन्होंने अभी रिसेंटली जो दुबई में ग्रैंड प्रिक्स हुआ था उसमें इन्होंने ब्रोंज मेडल हासिल किया है। इंडिया की जो टीम थी वो वापस आ गई है दुबई से और भारत ने टोटल 7 मेडल हासिल किए हैं इस दुबई ग्रैंड प्रिक्स में।
तो क्वेश्चन बनेगा कि दुबई ग्रैंड प्रिक्स में भारत ने टोटल कितने मेडल हासिल किए? टोटल 7 मेडल हासिल किए, जिनमें से 4 सिल्वर मेडल है और 3 ब्रोंज मेडल भारत के द्वारा हासिल किए गए हैं। और मेडल टैली में भारत की जो रैंकिंग है वो 28 प्लेस पे है। तो फर्स्ट नंबर पे दुबई ग्रैंड प्रिक्स में कौन रहा है? तो फर्स्ट नंबर पे रहा है चाइना। ठीक है, चाइना ने 102 मेडल हासिल किए हैं, जिनमें से 42 गोल्ड मेडल आपको देखने को मिलेंगे। चाइना के बाद आपको यूक्रेन के बाद उज्बेकिस्तान देखने को मिलेगा और भारत की रैंकिंग 28 प्लेस पे है और भारत के पास टोटल 7 मेडल है, जिनमें से 4 सिल्वर और 3 ब्रोंज मेडल हैं। तो यहाँ पे जो एकता भयान के ऊपर मैं चर्चा कर रही हूँ, ये क्वालिफाई कर गई हैं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए। इन्होंने डिस्कस थ्रो में ब्रोंज मेडल हासिल किया है दुबई ग्रैंड प्रिक्स में। तो आपको एकता भयान का नाम याद रखना है। ठीक, चलिए एक छोटी सी बुक के ऊपर हम चर्चा करते हैं। बुक का नाम है मुंडाक उपनिषद, द ब्रिज टू इमोरलिटी। मुंडाक उपनिषद, अमरता का पुल। इस पुस्तक को रिसेंटली लॉन्च किया है और आप देख सकते हैं ये जगदीप धनखड़ जी हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, उनके द्वारा इस पुस्तक को लॉन्च करने का काम किया गया है। अच्छा, इस बुक को लिखा किसने है? तो इस बुक के जो राइटर है वो करण सिंह है। करण सिंह जो कि एक इंडियन पॉलिटिशियन है, एक फिलोसोफर है। ये हमारे एमपी, फॉर्मर एमपी मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भी रहे हैं। साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर के राजा आपने सुने होंगे, राजा हरि सिंह, उनके ये बेटे थे। ठीक है, और जिनकी माता थी वो महारानी तारा देवी थी, उनके बेटे थे करण सिंह। ठीक है, उनके द्वारा ही इस पुस्तक को लिखा गया है। इनका एक और बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन है जिसका नाम है वन मैन्स वर्ल्ड। इस बुक के भी ऑथर जो है वो करण सिंह जी हैं। साथ ही साथ इन्होंने लंबे समय तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है उसमें चांसलर के रूप में और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी कई सालों तक इन्होंने काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। बोर्ड अप्रूव 49% टैक्स डिसइन्वेस्टमेंट इन VFSL। अभी डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? जैसे कि कोई हमारी प्रॉपर्टी है, कोई हमारी संपत्ति है जिसकी 100% ओनरशिप हमारे पास है, तो हम चाहते हैं कि हम फंड को रेज करें। तो हम क्या करते हैं, या सरकार क्या करती है, अपनी ही प्रॉपर्टी को बेचने का काम करती है जिससे उसको फंड मिल सके। उसको ही आप डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो 49% स्टैक बेच रही है BFSL के। BFSL क्या है? BFSL बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड है, जो कि BOB की एक सब्सिडरी है। फिलहाल तो 100% शेयर जो है वो BOB के पास है। ये जो BFSL है ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, मतलब एक NBFC है। क्या है? एक NBFC है, पहली चीज़ ये। और इसका प्राइमरी काम क्या है? क्रेडिट कार्ड इशू करना है ना, ये सब काम BFSL करती है। अगर हम BOB के MD और CEO के बारे में बात करते हैं तो संजीव चड्डा है और चेयरमैन जो है वो हसमुख आधिया है। नेक्स्ट है नासा एंड इटालियन स्पेस एजेंसी ने हाथ मिला लिए हैं टू मॉनिटर एयर पॉल्यूशन। तो 2024 के एंड तक नासा और इटालियन जो स्पेस एजेंसी है वो दोनों मिलके एक मिशन लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम है MAIA, मतलब मल्टी एंगल इमेज फॉर एरोसॉल्स मिशन। तो बेसिकली ये मिशन क्या करेगा कि जो जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जिन सिटीज़ में पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और एयर पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, और इस एयर पॉल्यूशन का हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो उन सारी चीज़ों के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नासा और इटालियन स्पेस एजेंसी जो है, ठीक है, वो दोनों मिलकर यहाँ पे एक मिशन लॉन्च कर रही है जिसका नाम है MAIA, मल्टी एंगल इमेज फॉर एरोसॉल मिशन। इस मिशन के अंतर्गत बेसिकली एक सैटेलाइट होगी और यहाँ पे कुछ साइंस इंस्ट्रूमेंट होंगे जो ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करने का काम करेंगे, है ना। इस मिशन को 2024 के एंड तक लॉन्च किया जाएगा। इसमें जो सैटेलाइट होगा उसका नाम होगा प्लेटिनो 2 सैटेलाइट, जिसको इटालियन जो स्पेस एजेंसी है ASI वो तैयार करेगी, और जो साइंस इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उसको नासा के द्वारा डेवलप किया जाएगा। तो दोनों मिलकर इस मिशन को 2024 तक लॉन्च करेंगे। चलिए, अब सुर्खियों में काफ़ी दिनों से आप देख रहे होंगे H3N2 वायरस के बारे में। इसका आउटब्रेक भारत में भी हुआ है और भारत में भी कई सारे जो मरीज यहाँ पे जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो बेसिकली ये H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस क्या है, क्या इसका कहानी है, कब इसे डिस्कवर किया गया था, और कुछ नई चीज़ें हम यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। तो कई दिनों में यहाँ पे काफ़ी आउटब्रेक हुआ है और भारत के भी काफ़ी सारे रीजन में आपको H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के मरीज देखने को मिलेंगे। इसे इन्फ्लुएंजा ए वायरस के नाम से भी जाना जाता है और इसे हांगकांग
फ्लू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। ये बेसिकली रेस्पिरेटरी जो हमारा सिस्टम है उसको इफेक्ट करता है, कफ होता है, इससे हेडेक होता है, वॉमिटिंग होती है, तो ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवरी की है और उन्होंने एक्चुअली रिसर्च की है और उन्होंने कहा कि एयर पॉल्यूशन एक मेजर रीज़न है जिसके कारण H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस इतनी तेज़ी से जो है वो फैल रहा है। इसके अलावा दूसरा रीज़न है क्लाइमेट चेंज। अभी आप देख रहे होंगे कई शहरों में बारिश हो रही, कहीं गर्मी पड़ने लगी, फिर अचानक ठंड आ रही है। तो ये जो वायरस मतलब ये आपका जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके कारण भी ये वायरस जो है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और अप्रैल एंड तक जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब ये वायरस जो है वो स्लो डाउन होगा, ऐसा रिसर्चर्स की टीम का कहना है। अब ये H3N2 आउटब्रेक जो हुआ है इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कंफर्म किया है कि इन्फ्लुएंजा सब टाइप H3N2 जो हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस है वो इलनेस कॉज कर रहा है। ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उसके 4 टाइप होते हैं A B C and D, जिसमें AB टाइप जो होते हैं ये वायरस ही सीजनल एपिडेमिक का कारण बनते हैं और यही वायरस जो है वो फ्लू पैंडेमिक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो H3N2 जो वायरस है इसको हम इन्फ्लुएंजा ए वायरस के नाम से भी जानते हैं और हांगकांग वायरस के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करने का काम इन्फेक्ट करने का काम करता है जिससे इलनेस होती है। हर साल ये वायरस इफेक्ट में आता है, इसी समय आता है, ये आपका जो फरवरी मार्च का महीना होता है क्योंकि इसी समय आपको क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है, सडनली ठंड से गर्मी की ओर हम जाते हैं। अच्छा, इस वायरस को डिस्कवर करने का काम 1968 में किया गया था। 1968 में ह्यूमन में पहली बार इसे डिस्कवर किया गया था। ये जो वायरस होता है इसमें 2 प्रोटीन स्ट्रेन होते हैं और एक यहाँ पे इन्फ्लुएंजा ए वायरस पाया जाता है। ये जो 2 प्रोटीन स्ट्रेन हैं वो कौन कौन से हैं तो आप देखेंगे हेमाग्लूटिन HA एंड द न्यूरामिनिडेज Na, ये 2 प्रोटीन स्ट्रैंड इस वायरस में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी। अंत में और लास्ट न्यूज़ हम डिस्कस करते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, ठीक है। यहाँ पर CEA रेगुलेशन आया है। एक्चुअली देखो सुप्रीम कोर्ट में पूरा पिटीशन फाइल किया गया था और यहाँ पर पाया गया कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उनकी जनसंख्या लगातार आप देखेंगे पिछले 50 सालों में 90% तक डिक्रीज हो गई है, ठीक है ना। और ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिस एरिया में रहते हैं तो उस एरिया से हमें ये पता चलता है कि यहाँ की इकोलॉजी बहुत अच्छी है। तो अगर कहीं की इकोलॉजी आप अच्छा बताते हैं तो वहाँ पर आपको कई सारे बायोडाइवर्सिटी और पक्षी वगैरह देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे पे ध्यान दिया और बताया कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो आपके इंडेंजर स्पीसीज में है, इसलिए यहाँ पे CEA के रेगुलेशंस को बनाया गया है। CEA क्या है? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है। इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन इन अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एरिया रेगुलेशन 2023। तो जो इलेक्ट्रिकल लाइन पास होती हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एरिया के रीजन से, उनके एरियाज से, तो इन सारी इलेक्ट्रिक लाइन को क्या किया जाएगा, अंडरग्राउंड करने का काम किया जाएगा, ठीक है। पहली चीज़ें बोली तो 33 किलोवाट की जो लाइन है उसके नीचे की जो लाइन है उनको सबको क्या किया जाएगा, अंडरग्राउंड किया जाएगा और उसके ऊपर की जो लाइन है उनको डाइवर्ट करने का काम यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। अगर मैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बात करूँ तो ये स्टेट बर्ड कहाँ का है, राजस्थान का है, ठीक है, राजस्थान का। इसके अलावा आपको ये गुजरात और महाराष्ट्र कर्नाटका के भी कुछ रीजन में देखने को मिलेगा। अगर IUCN की लिस्ट के बारे में बात करें तो ये क्रिटिकल इंडेंजर बर्ड की कैटेगरी में शामिल है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में भी इसको शामिल किया गया है। और अगर हम साइट्स की बात करें तो साइट्स के अपेंडिक्स 1 में जो है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आता है। सो ये आज की हमारी न्यूज़ थी। अंत में हम बात करेंगे कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। तो 2 अपॉइंटमेंट है यहाँ पे। चाहे तो आप जो बैंकिंग सेक्टर से एसोसिएट बच्चे हैं जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, अदरवाइज ये 2 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट मुझे नहीं लगती, ठीक है। तो सिटी ग्रुप के द्वारा यहाँ पे भानु बोहरा को सिटी कमर्शियल बैंक बिजनेस इन इंडिया अपॉइंट किया गया है। ये सिटी कमर्शियल बैंक बिजनेस इन इंडिया के हेड हो गए हैं कौन, भानु बोहरा, सिटी ग्रुप, ठीक है। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, तुषार विक्रम को इन्होंने रिप्लेस किया है, पहली अपॉइंटमेंट। दूसरी हम बात करते हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड के बारे में। तो एक्सिस म्यूचुअल फंड के नए CEO के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, गोप कुमार को अपॉइंट किया गया है। तो ये गोप कुमार है जिन्हें एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया CEO बनाया गया है और इन्होंने चंद्रेश निगम को रिप्लेस करने का काम किया है, ठीक। चलिए, अब यहाँ पे ये जो मौत आपको दिखा रहा है ये 127 सालों के बाद डिस्कवर किया गया है, ठीक है। तो रिसर्चर्स की एक टीम ने जो कलकक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व है जो कि तमिलनाडु का पहला टाइगर रिजर्व माना जाता है, वहाँ पर 127 साल पुराना रेयर मौत स्पीसीज को यहाँ पे डिस्कवर किया है जिसका नाम क्या है, माइम्योसियमिया स्लोनिका, ठीक है।
तो आपको बेसिकली इस टाइगर रिजर्व का नाम याद रखना है, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडिया और यूएसए के बीच में 10 फरवरी को एक एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और यहाँ पे सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप के लिए इस एमओयू को साइन किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है जियो। जियो ने यूएस बेस्ड एक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेकर है जिसका नाम है मिमोसा, उसको खरीद लिया है $60 मिलियन में। नेक्स्ट बात करेंगे राजस्थान से, तो इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव, तो जो नॉन रेसिडेंट राजस्थानी है, जो अलग अलग देशों में राजस्थान के लोग रह रहे हैं, उनके लिए बेसिकली नॉन रेसिडेंट राजस्थानी इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा जयपुर में, और ये 2 दिन का यहाँ पे कॉन्क्लेव होगा 23 एंड 24 सितंबर जयपुर। क्लियर? तो ये आज की हमारे करेंट अफेयर्स थे। आप यहाँ से हेडलाइन की स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से इनको पढ़ सकते हैं। नहीं तो आपको पीडीएफ में ये सारे स्क्रीनशॉट तो मिल ही जाएंगे, पीडीएफ में सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम विजिट करना होगा, टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। ओके, चलिए अंत में बात करेंगे रिवीजन क्वेश्चन के बारे में। सो पहला क्वेश्चन है, 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई, इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी यहाँ पर इंक्लूसिव इलेक्शन एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डॉक्टर मनीष शाह जो है वो किस राज्य के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं? तो आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य के फिर से मनीष शाह जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वीमेन ऑफिसर टू कमांड द फाइटर यूनिट इन इंडियन एयरफोर्स? तो आंसर हो जाएगा सालिजा धामी। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सी कंट्री ने, किस कंट्री ने फाइनली डिसाइड किया कि 25 सालों के बाद वो आर्मी में महिलाओं को भी रिक्रूट करेगी? तो आंसर हो जाएगा कोलंबिया ने ये डिसाइड किया है। नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है? तो इस साल तो 8 मार्च को मनाया गया। बेसिकली नो स्मोकिंग डे जो है वो 2nd वेडनेसडे ऑफ मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अभी रिसेंटली ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज कंक्लूड हुई है, तो ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंडक्ट कराई गई? तो आंसर हो जाएगा इंडियन नेवी। इंडियन नेवी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, 11th लेजिस्लेटिव असेंबली मेघालय के स्पीकर किसके रूप में किसे चुना गया है? आपको पता है विधानसभा में क्या होता है, एक स्पीकर होता है जैसे कि लोकसभा में होता है, तो 11वीं विधानसभा मेघालय में स्पीकर कौन बन गए हैं? तो थॉमस ए संगमा बन गए हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि आइकॉनिक डकोटा एयरक्राफ्ट पब्लिक व्यूइंग के लिए कहाँ पर लॉन्च किया है, या किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश? आपका जो भी आंसर होगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।